नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका एजुकेटर्स फैमिली में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विवाह को लेकर। मैरिज, विवाह को वैधानिक और सामाजिक स्वीकृति वाले संबंध के तौर पर कहा जाता है। दो विषम लिंगियों के मध्य के संबंध को सामाजिक स्वीकृति मिलना, वैधानिक स्वीकृति मिलना। शादी जैसा शब्द हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, वैसे शब्द क्या है, विवाह के तौर पर हम इसको अपने समाजशास्त्री शब्दों में। विवाह लगभग हर समाज में मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक वैसा है जैसा कि परिवार नाम की समस्या। यहां तक कि परिवार की शुरुआत के फॉर्मेट को भी अगर बोला जाए, ठीक, तो परिवार बसाने के लिए भी हमें यहां पर दो या दो से अधिक ठीक स्त्री पुरुष के मध्य क्या है, आवश्यक संबंधों की स्थापना करना। दो विषम लिंगियों के मध्य के इस संबंध के स्ट्रक्चर को हमने विवाह का फॉर्मेट रखा है। ये प्रत्येक समाज में मौजूद व्यवस्था है। हाँ, कई जगह पर विवाह का स्ट्रक्चर अलग अलग स्तरों पर देखने को मिलेगा। एक विवाही हो, बहुविवाही हो, भ्रातृत्व हो, अभ्रातृत्व हो, हरण करके विवाह किया गया, परीक्षा द्वारा विवाह किया गया, ब्रह्म विवाह है या प्रजापत्य है, आर्ष है, राक्षस है, पैशाच है। मतलब कुल मिलाकर विवाह के सबके एक बहुत अलग अलग क्रम, अलग अलग समाज, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन विवाह है, ये शाश्वत चीज है। इसके संबंध में जब हम बात करते हैं विवाह को लेकर, तो विवाह की अपनी एक सामान्यतम परिभाषा हो सकती है जो कि विवाह के संबंध को, या कह सकते हैं विवाह को दर्शाने का क्लियरली मेंशन कर सकता है। ठीक, जैसे कि विवाह के स्ट्रक्चर को अगर हम हिंदू मान्यता के अनुसार देखें, तो हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह क्या है, विवाह को एक धार्मिक संस्कार के तौर पर माना जाता है। ये कहा जाता है कि विवाह न सिर्फ एक धार्मिक संस्कार है, बल्कि विवाह मनुष्य के मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग में मनुष्य के धार्मिक कर्तव्यों को लेकर भी सहायक है। अब ये जो धार्मिक संस्कार के तौर पर है, तो जैसे अगर आप देखें गौतम धर्म सूत्र की बात करें, तो वहां पर हम देखते हैं कि वर्तमान में 16 संस्कारों में शामिल संस्कार है। ठीक है, पूर्व में ये क्या हुआ करते थे, 40 संस्कार हुआ करते थे हिंदू मान्यता के अनुसार। कुछ समाजों में काम वासना को विवाह का उद्देश्य भी रखा गया है, लेकिन ये भारत में या भारत में नहीं, सॉरी, हिंदू विवाह पद्धति इसको नहीं मानती है। ठीक है, इसको एकमात्र जो है वो नहीं मानते, बल्कि क्या,
बल्कि हिंदू विवाह पद्धति क्या कहती है, रति, धर्म, प्रजा, इन तीन टर्म्स को विवाह के लिए या विवाह के ये तीन फंक्शन कह लीजिए, विवाह के तीन उद्देश्य कह लीजिए, मानती है। तीनों को उसने महत्व दिया जाता है हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार या हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार। एक विवाह के संदर्भ में आपको धर्म, रति, प्रजा मतलब के यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, धार्मिक कार्यों के पूर्ण होने की दशा की बात हो या संतान उत्पत्ति, वंश का आगे चलना, ये तीनों स्थितियों को शामिल किया जाता है हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार में। विवाहों की ये जो स्थिति है ये न सिर्फ परिवार के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, बल्कि अगर हम बात करें तो विवाह एक तरीके से कहा जाए तो दोनों में, चाहे वो बात हो नातेदारी की, चाहे वो बात हो परिवार की, उन दोनों फैक्टर्स को क्या करती है, पूरी तरह से प्रभावित करती है। हम नातेदारी को भी विवाह के स्ट्रक्चर पर और परिवार को भी विवाह के स्ट्रक्चर पर, परिवार को नातेदारी, नातेदारी को परिवार, मतलब कि ये तीनों टर्म्स आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं जिस तरह से मनुष्य का ऑक्सीजन की जो मनुष्य की जरूरत है या जल की जरूरत है, बिल्कुल वैसे तो समाज में ये तीनों आपस में ही जुड़ते हैं। ठीक, अब विवाह को लेकर कई सारे लोगों के अपने एक अलग अलग थॉट रहे। जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता में काम वासना जैसे स्ट्रक्चर को, कहां पर, पाश्चात्य सभ्यता काम वासना कैसे स्ट्रक्चर को क्या करती है, बहुत ज्यादा केंद्रित करते हुए चलते हैं। मतलब के सेक्सुअल डिजायर को, सेक्सुअल नीड्स को वहां पर सेंट्रीफोकल पॉइंट के तौर पर रखा गया है, इसके विवाह को, मतलब के सेक्सुअल डिजायर को ही बेसिस रखा गया है आपकी मैरिज के संदर्भ में। क्लियर है? जबकि हिंदू वैवाहिक पद्धति में ऐसा नहीं है। जैसे कि के.एम. कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक में, क्या ये बुक है उनकी, इस बुक में विवाह की जो परिभाषा रखी थी वो उन्होंने रखी कि भाई जो विवाह है वो अटूट जन्म जन्मांतर तक चलता है। विवाह एक अटूट प्रक्रिया है, जैसे बोलते हैं ना 7वें जन्म तक वाला है, ये उनका मानना है। ठीक है, उन्होंने हिंदू विवाह पद्धति को इस तरह से डिफाइन करते हुए कहा है कि साहब जो विवाह है वो जन्म जन्मांतर तक का प्रोसेस है। ठीक है, दो लोग सिर्फ शादी जो कर रहे हैं वो एक चिरस्थायी में नहीं, बल्कि क्या है, ये जन्म जन्मांतर तक ये वैवाहिक संबंध चलते रहते हैं। के.एम. कपाड़िया ने अपनी इस बुक में इस चीज को डिनोट किया। ठीक है, ये जो के.एम. कपाड़िया का हमने जिक्र किया वो इसलिए भी किया जिससे कि आपको हिंदू विवाह स्ट्रक्चर का समझ में आए। अब जैसे कि हम मैरिज के स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं, यहां पर हम आज की क्लास में इन 2-3 चीजों को लेकर बात करेंगे। पहला तो एक जनरल कैटेगराइजेशन, कितने टाइप है, क्या है। दूसरा, मैरिज का क्या अपना एक योगदान है। ठीक है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या रोल होता है। और तीसरी चीज, इनके फंक्शन क्या है। वहीं मैरिज के पार्ट 2 यानी कि कल
मतलब परसों के स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे हिंदू विवाह पद्धति को लेकर और मैरिज इन ट्राइबल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये इन दो चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस बुक का नाम नोट कर लीजिए और इस टर्म्स को याद रखिए सो दैट आपको ये टर्म समझ में आ पाए। ठीक, चलिए अब आते हैं एक सामान्यतम चीज को लेकर। आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो याद होगा, मैंने कल की क्लास में बोला भी था, विवाह को लेकर बोगार्ट्स का जो थॉट था वो क्या था? विवाह को उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि विवाह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की क्या है, एक संस्था है। तो बोगार्ट्स क्या मानते हैं कि व्यक्ति शादी करता है और शादी करने के साथ ही वो क्या है, परिवार का निर्माण करता है या एक पारिवारिक जीवन की नींव रखने का काम करता है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। ठीक, तो बोगार्ट्स क्या कहते हैं कि विवाह स्त्री एवं पुरुष के पारिवारिक या गृहस्थ जीवन कह लीजिए, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की क्या है, संस्था है। ये किसका मानना है? ये बोगार्ट्स का अपना थॉट प्रोसेस है। क्लियर है? ठीक वैसे ही अन्य परिभाषाओं के क्रम में अगर बात करें तो विवाह को लेकर हैरी एम जॉनसन ने विवाह को कहा कि यह एक स्थिर संबंध है। मतलब कि जो विवाह है वो क्या है, एक स्थिर संबंध है जिसकी अनुमति समुदाय के बीच अपनी स्थिति को खोए बिना जिसकी स्थिति को खोए बिना, एक सेकंड, पुरुष व स्त्री को समाज देता है। मतलब के पति पत्नी का ये जो दर्जा मिलेगा वो उनकी खुद की स्वयं की जो स्थिति, उनको बिना खोए हुए उनको क्या मिलेगा, पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस तरह के संबंध के, ठीक है, साथ ही साथ में उन्होंने क्या बताया, इसके फंक्शंस को डिफाइन किया, कहा और इस तरह के संबंध के दो उद्देश्य हैं। ठीक है, वो क्या उद्देश्य हैं? पहला तो संतान उत्पत्ति कहें या प्रजनन। ठीक है भाई, जीवन जैसे बोलते हैं ना, जीवन नव निर्माण क्या है, प्रजनन के साथ ही तो शुरुआत होती है ना। ठीक है, तो संतान उत्पत्ति करना, प्रजनन, ठीक है, और यौन संतुष्टि। अधिकतम प्रकार में जब आप देखेंगे तो जो भी वेस्टर्न थिंकर रहे हैं उन सब का मैरिज को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द है। द फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड इज सेक्स। सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, ये दो ही आधार उन्होंने शादी को लेकर मान के चले हैं, वेस्टर्न का जो थॉट है। ठीक है, तो जो भी आपके पास में वेस्टर्न पाश्चात्य चिंतक है उन सबका एक सिंपल सा ये थॉट प्रोसेस है। क्लियर है? तो बोगार्ट्स एंड
हैरी एम जॉनसन का क्लियर हुआ। ठीक है, ये परिभाषाएं आपको इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि ये वो परिभाषाएं हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। क्लियर है जी, समझ आ रहा है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़े विवाह के स्तरों को लेकर। ठीक है, हम जैसे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ मैरिज को लेकर, विवाह के प्रकार। सबसे पहला एकल विवाह। ये आपको बहुत ही कह सकता हूं कि ये एक पर्टिकुलर क्या है, यूनिवर्सल है। और ये जो विवाह का फॉर्मेट है, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री, ये विवाह का स्ट्रक्चर धीरे धीरे उन समाजों में भी लोगों ने अब पूरी तरह से अपना लिया है जहां पर पॉलिएंड्री बहुत चल रही थी, जहां पर एक से अधिक शादियां हो रही थी, लेकिन अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का कह सकते हैं इनका जो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो क्या करेगा भाई? कौन सी ऐसी स्त्री है, या हम सिंपल से देखें, हम पुरुष, हम मैन एंड वीमेन पर्सपेक्टिव पूरा भूल जाएं। एक पेन है, क्या मैं इस एक पेन पर दो लोगों का अधिकार चाहूंगा? नहीं, मैं तो सिर्फ अपना ही अधिकार चाहूंगा, एक ही लोगों का। ठीक वैसे ही हम इस चीज को देख सकते हैं। तो एकल विवाह का फॉर्मेट अब हर जगह धीरे धीरे हो गया है। जहां जिन धर्मों में इजाजत भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है, फिर भी आपको नहीं मिलेंगी दो शादियां बहुत ज्यादा। क्यों? है ही नहीं भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम है, महिलाएं फ्रीडम, कर तुम शादी भाई, ले भाई तलाक, पकड़ जा, कर ले, बन जाओ। है तो अब वो राजा वाजा वाला टाइम चला गया कि 5 करिए, 6 करिए, 10 करिए बार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप शादियों के बाद में क्या कर रहे थे? अरे रानी के लिए एक अलग बंगला दे दिया, अलग एरिया। अब नहीं, अब रानी को खुद में अपना एम्पायर रन करना है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो ये जो समानता का स्ट्रक्चर आने लगा, ठीक है, संपत्ति में जो उनको हक मिलने लगा है, जो संपत्ति अब वो अर्जित कर रही हैं, तो काहे भैया ये भी तो उनकी स्त्री के लिए पुरुष भी संपत्ति है भाई, पुरुष भी तो स्त्री को एक संपत्ति के तौर पर देख रहा है। तो ये ऑलमोस्ट खत्म, अब एकल ही बहुत ज्यादा चल रहा है। यही स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्ट्रक्चर है बहुविवाह, पॉलीएंड्री। अब ये जो स्ट्रक्चर चल रहा ये था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? पहला, बहुविवाह को कई जगहों पर देवविवाह जैसा स्ट्रक्चर भी मिलेगा, कई जगह पर एकल विवाह के बाद भी एज अ सेकेंड नंबर के तौर पर देवविवाह को रखा गया है। तो 3 टाइप हो जाते हैं विवाह के, सब एकल विवाह, द्विविवाह और बहुविवाह। लेकिन एक से देखें तो कई जगह पर, कई बुक्स में ऐसा भी मेंशन द्विविवाह भी किया गया है। उसके बाद बी आ जाता है बहुविवाह में बहुपति और बहुपत्नी विवाह। अब इस प्रकार के जो मैरिजेस को लेकर बात हो रही है, इनके साथ में एक बड़ी ही हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जुड़ा हुआ। कैसे? ये माना जाता है कि भारत में हम बात करें, जो बहुपत्नी प्रथा का जो फॉर्मेट देखने को मिलता था, वो बहुपत्नी ज्यादातर कुलीन मतलब के एलीट क्लास में देखने को मिलता था। एलीट्स में ये ट्रेंड था कि एक से अधिक पत्नी रखना मतलब आप एलीट हैं। ये एक पहला पर्सपेक्टिव था। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या था? ये जो कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर रहा, कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चर में इस चीजों को दर्शाया गया कि देखो भैया, आप अगर कुलीन ब्राह्मण राजकुमारों के साथ में विवाह करना चाहता था हर कोई, तो निम्न वर्ग
उच्च वर्ग से शादी करना चाहता था। ठीक है, न सिर्फ ये स्ट्रक्चर मौजूद था बल्कि ये थॉट प्रोसेस है जो माना है। ठीक है, कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट का अपना थॉट है ये वो पर्सपेक्टिव है। न सिर्फ ये बल्कि दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी था कि दहेज के लोभ और लालच में भी लोग अधिकाधिक विवाह किया करते थे कि स्त्री आएगी तो स्त्री धन भी आएगा, तो लालची बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो ऐसे में बहुपत्नी विवाह हुआ होगा। दूसरा स्ट्रक्चर बहुपत्नी विवाह का, कई सारे ऐसे एरियाज, ठीक है, पूरी दुनिया के जहां पर के कॉन्फ्लिक्ट एरिया था। ठीक है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पुरुष ही ऑलमोस्ट युद्ध लड़ने जाते थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जब युद्ध में मौत हुआ करती होगी पुरुषों की, तो ऐसे में उनकी जो महिलाएं हैं उन पर आश्रित, भाई जो पति मर चुके हैं, पत्नियां हैं, तो उनका क्या। तो ऐसे में भी शादियां बहुपत्नी स्ट्रक्चर रहा होगा भाई, उनको सहारा देने के स्ट्रक्चर में। जैसे कि इस्लाम में ये माना जाता है कि आप एक से अधिक अगर शादी कर रहे हैं तो वो शादी आपकी अपनी सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं, अपनी आपकी काम वासना के लिए, पूर्ति के लिए नहीं होगी। आप जो शादी करें वो शादी इस संदर्भ में करें कि आप शादी कर रहे हैं मतलब किसी को सहारा दे रहे हैं, आप दीन का काम कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं से शादी की जाए जो विधवा हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, आश्रित हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, मतलब कि जो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में उतना सक्षम नहीं है, तो आप उनकी मदद करके क्या करें, ये धर्म और ये पुण्य का काम करें। ये थॉट प्रोसेस रखा गया था किसको लेकर, बहुपत्नी विवाह के फॉर्मेट को लेकर। लेकिन नहीं, होता क्या है जनरली, ऐसा नहीं होता। डिजायर के लिए, फॉर द शो ऑफ के लिए ऐसा किया जा रहा था बड़े पैमाने पर। तो ये बहुपत्नी का ये स्ट्रक्चर भी एक रहा होगा। अब आते हैं बहुपति विवाह पर। बहुपति विवाह के साथ भी सिमिलर ही ऐसी ही हिस्ट्री मौजूद है। इसके साथ में क्या मौजूद है, कई सारे समाजशास्त्रियों का यह मानना रहा है कि बहुपत्नी विवाह के पीछे 3 मुख्यतः कंडीशंस रही होंगी। पहली कंडीशन बहुपति में जहां पर मात्र सत्तात्मक स्थितियां थी, ऐसे में वर्चस्व के स्थितियों में भी ऐसा रहा होगा कि एक पत्नी और कई सारे पुरुषों के साथ में विवाह संबंध स्थापित किया गया होगा। दूसरा, पुरुषों की लाचारी का मतलब फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट नहीं है, परिवार की स्थापना करनी है, लेकिन अकेले परिवार का जो है काम, अकेले परिवार का भरण पोषण करना या पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना उनके लिए मुश्किल है, आर्थिक तौर पर एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में उन्होंने किया होगा एक से अधिक पुरुषों ने मिलकर जो है एक महिला के साथ शादी करना और परिवार की स्थापना करना। तीसरा फॉर्मेट जो बहुपति का रहा वो रहा कि ऐसे वर्ग जहां पर महिलाओं की संख्या में क्या है, कमी है, मतलब के लिंगानुपात में कमी। आजकल बड़ी चुनौती चल रही है ना, सालों साल के बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कमबख्तों, शादियां करना भूल जाओगे, शादियां फिर किससे करोगे, महिलाएं नहीं होंगी आप शादी कैसे करेंगे, प्रकृति का इसका नियमों का कहां से पालन होगा, ये विवाह संस्था, ये सब सारी चीजें। लेकिन नहीं, बेटी किसी को नहीं चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, प्रेमिका सबको चाहिए, अच्छी मां सबको चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। काहे, क्यों, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारियां आ रही हैं। और उससे भी ज्यादा घृणित स्थिति हमारे समाज के अंदर में, मतलब पूरे वैश्विक समाज की बात हो रही है, वो ये है कि बहन है तो अपनी है, बेटी है तो अपनी है, मां है तो अपनी है, राह चलती हुई स्त्री है वो बस एक स्त्री है, वो सिर्फ एक महिला है। हालांकि सभी की ऐसी सोच नहीं, लेकिन अधिकतम ऐसी सोच है, क्योंकि पुरुषों के प्रति यौन अपराधों की कितनी घटनाएं हैं, इतनी सी। महिलाओं के प्रति आप पाइल्ड अप हो जाएंगे,
फैमिली के अंदर मिलेंगे आपको सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया साइट्स पर जनरली देखता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को, कई दफ़ा उसमें लिखा होता है कि अरे नहीं, जैसे थीम्स चलता है दी गर्ल्स दी बॉयज करके, है। आप किस बात के वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, किस बात के वर्चस्व, है? क्या आप जो हक जमाने की कोशिश करते हैं, हक जताने की कोशिश करते हैं, या जो वर्चस्व स्थापित करते हैं, क्या वो आप अपने घर की महिलाओं के प्रति करते हैं? नहीं, आप बाहर की महिलाओं के प्रति करते हैं। तो आपके ही जैसी सोच रखने वाला कोई दूसरा होगा जो आपके घर की महिलाओं के प्रति वैसा ही करेगा। जैसे आज से कुछ दिन पहले आई थिंक मैं एक टीवी पर ऐड देख रहा था, जिसमें एक लड़का होता है बहुत कम उम्र का, ज्यादा उम्र नहीं होती, वो ऊपर से फूल फेंक रहा होता है कुछ कुछ, तो नीचे लड़की जा रही है तो उसको तंग कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। ठीक है, उसकी माँ ये देखती है, 3 दिन 4 दिन देखती है। उसकी माँ शाम को लौट के आती है और बोलती है मैं रास्ते से जाती हूँ तो कई लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं, कुछ फेंक देना, कुछ कर देना, ठीक है, तो बेटा अच्छा नहीं लगता। ये चीज उस लड़के को समझ आती है और लगता है कि नहीं, मैं अगर अपनी शायद से, माँ इसे बताने की कोशिश करती है जिससे कि उसको समझ में आए कि आप अपना व्यवहार बदलें। तो यह व्यवहार बदलना भी बहुत आवश्यक है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार भी महिलाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में बेटा है, उनकी नजर में बेटी नहीं है, उनकी नजर में बेटी नहीं है। उन्होंने खुद फ्रीडम दी हुई है, अरे पति है तो ऐसा कर सकता है? हम क्यों इतना कर रहे हैं? तो खुद महिलाएं भी इन मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, हमारे पिता एक बात, मेरे फादर एक बात हमेशा एक जस्ट सिंपल सी बोलते हैं, महिलाएं ज्यादा तेज हैं, ज्यादा हिंसक हैं, ज्यादा दयावान भी हैं, या ज्यादा दयालु भी हैं, डिपेंड ऑन देम। ठीक है, कस के सूद दीजिए मिलके, मजाल है कुछ ऐसा हो पाए, खुद खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजों के लिए एक बात बोली जाती है, आजादी की इच्छा रखने वालों को ही आजाद लड़ाके बनाया जा सकता है, जिनकी इच्छा ही नहीं है आजादी की, उनको आजाद लड़ाके कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलिए कम टू द बेसिक पॉइंट। तो बहुपति का एक स्ट्रक्चर ये रहा होगा। अब बहुपति के ही क्रम में दो अलग अलग टाइप बने, अभ्रातृत्व वाले और भ्रातृत्व वाले। मतलब सगे भाई बहनों, सॉरी सगे भाई और अलग परिवार, कुल, वंश के इत्यादि के लोग जब साथ होकर शादी करेंगे तो ये दो आधारों पर भ्रातृत्व और अभ्रातृत्व को डिवाइड कर दिया गया। क्लियर है? नोट करिए इसको। नोट करिए जल्दी इसको। क्लियर है? चलिए, तो विवाह का ये एक फॉर्मेट रहा। ये विवाह के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिले। अब मैरिज को लेकर यहां पर जब हमने बात की थी फंक्शंस को लेकर, तो एज अ फंक्शन के तौर पर मैरिज का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, मैरिज का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सिंपल सा है, सेक्सुअल नीड्स को लेकर बात हो सकती है, सोशलाइजेशन जैसी चीजें भी हैं, द्वितीयक। ठीक, स्ट्रक्चर्ड
ऑफ फैमिली भी है। जनरेशन, सॉरी, रिप्रोडक्शन, ये वो फंडामेंटल फंक्शन है जो विवाह के साथ में आते हैं, या शादी करते ही आपके पास में ये फंडामेंटल फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये फंडामेंटल फंक्शंस आपको जरूर सामने से देखने को नजर आएंगे जब आप बात करेंगे किसको लेकर, विवाह को लेकर। क्लियर है? अब विवाह के फॉर्मेट में कई सारे उद्देश्यों को लेकर भी बात होती है, कई सारे डिवाइडेशंस को लेकर बात होती है कि भाई शादी वास्तविक में क्या है, शादी का क्या फॉर्मेट है, क्या नहीं है। तो हमें शादी के क्रम में कुछ भारतीय पद्धतियों को लेकर बात करनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मैरिज में अब बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेकर। ठीक है, भारतीय पहलू को लेकर, जैसे कि एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, कास्ट एंड क्लास का स्ट्रक्चर, ये चीजों का जैसे ही कह सकते हैं इनका स्टार्टिंग हुआ, वैसे ही वैवाहिक स्ट्रक्चर में इन चीजों का क्या कहते हैं पदार्पण होना शुरू हो गया। जैसे कि अंतर्विवाह जैसी चीजें, रक्त की शुद्धता जैसे कॉन्सेप्ट से जुड़ी, जो कि कास्ट फॉर्मुलेशन का एक क्या था, एक यथास्थिति बनाए रखने का तरीका था, द प्योरिटी ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हालांकि जब हम कास्ट वाले चैप्टर पर बात करेंगे तब इसमें ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अंतर्विवाह जैसी स्थिति को हमने कास्ट स्ट्रक्चर के नॉर्म्स के तौर पर भी देखा कि सब अंतर्विवाह के आधार पर जातियों के बीच में हायरार्की सिस्टम्स को मेंटेन करना, व्यवस्था को बनाए रखने जैसा काम किया गया। ठीक है, जब घुरिए की आप बात करते हैं सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी जैसे टर्म्स को लेकर, समाज का खंडात्मक विभाजन, ठीक है, वहां पर हम बात करते हैं प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, वहां पर हम मैरिज को लेकर भी बात करते हैं, हम वहां फूड को लेकर भी बात करते हैं कि विवाहों पर कैसा प्रतिबंध था अंतरजातीय विवाह। तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह जैसे कॉन्सेप्ट थे। अब ये जातिगत फॉर्मेट पे थे कि आप अपनी जाति से अलग होकर किसी अन्य जाति में विवाह करना। धर्म के स्ट्रक्चर भी बाद में आए, जब बाद में भारत में अन्य अन्य धर्मों का पदार्पण होने लगा। और ठीक वैसे ही अंतर्विवाह जाति व्यवस्था के अंदर शादी को लेकर था, लेकिन ये जाति के अंदर रहा, ना कि उपजाति के अंदर। अब इसमें गोत्र, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह जैसी पद्धतियां भी देखने को मिली। इसीलिए जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की आप बात करेंगे तो अंतर्विवाह बहिर्विवाह तक हम सीमित हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सगोत्र, सपिंड, सप्रवर जैसे विवाहों की स्थिति की बात करेंगे तो वो हिंदू वैवाहिक पद्धति के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? हिंदू वैवाहिक पद्धति के तहत आते हैं, ना कि वो पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो भारत में सम्मिलित बाकी और धर्मों का भी जिक्र होगा। ऐसे में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, हालांकि इनकी जो स्थितियां हैं पनपने वाली,
वो समय अनुसार अलग अलग रही। ये जो अंतर विवाह की बात है, एंडोगेमी, ये प्योरिटी ऑफ ब्लड के कॉन्सेप्ट को लागू करने को लेकर, साथ ही साथ में एक कास्ट सिस्टम के अंदर महला था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आज अगर कोई एंडोगेमी और एक्सोगेमी की बात करता है, ऐसे में कास्ट के साथ साथ में रिलीजन, कल्ट जैसी चीजें भी शामिल हो जाएंगी। समझे ये? तो ये एक, इसलिए मैं इनको अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर, अलग अलग टर्म्स के साथ में इसको मैं डिवाइड करता हुआ चल रहा हूं। क्लियर है जी? समझे? क्लियर? बताइए। चलिए, अब इन दो के अलावा तीसरा और चौथा, अनुलोम विवाह, ठीक है, इन दोनों और प्रतिलोम विवाह। अब जैसे ही ये 3 और 4 ऐड हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हिंदू मैरिज प्रोविजंस के तहत में शामिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इन दो को जब आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जब आप बात करेंगे किसकी, हिंदू मैरिज सिस्टम की, तो आपको हिंदू मैरिज सिस्टम में सिंपल सी, क्योंकि प्रश्न जरूर देगा, इन दोनों को और इन दोनों को भी शामिल करना होगा। ठीक है, तो हिंदू मैरिज सिस्टम में क्या हो जाएंगे, 4 टाइप्स को हमने डाउन कर लेंगे, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इन्हीं चारों को ऐड करके हैं। अब जब हिंदू मैरिज सिस्टम, हालांकि वो नेक्स्ट क्लास में होगा, इससे पहले इन दोनों को समझिए। अनुलोम विवाह पूछा गया है, ठीक है। अनुलोम विवाह बात करता है पुरुष जो कि उच्च कुल, जाति, वंश, ठीक है, जो भी हो से संबंधित होगा, और महिला निम्न कुल, जाति अथवा वंश से संबंधित होगी। इन दोनों के बीच होने वाले विवाह को हम अनुलोम विवाह के तौर पर कह देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं इन दो कंडीशंस को आप क्या कर दें, अपोजिट कर दें। ठीक है, कैसे अपोजिट, यहां पर आप पुरुष और महिला इन दोनों के स्पेसिफिकेशन को चेंज करिए। पुरुष को आप कह दीजिए निम्न कुल, जाति और वंश, वहीं महिला को उच्च कुल, जाति और वंश या वंश। ऐसे में ये जो शादी होगी वो कैसी होगी, प्रतिलोम विवाह में काउंट होगी। तो हिंदू विवाह पद्धति के ये सारे के सारे फॉर्मेट आपके रहे। अब कल की क्लास में हम दो चीजों को लेकर, एक तो इसी हिंदू मैरिज सिस्टम एंड मैरिज सिस्टम इन ट्राइबल्स, ट्राइब्स, इन दो को लेकर बात करेंगे। ठीक है, जनजातीय में शादी और हिंदुओं में शादी, इन दो स्ट्रक्चर को लेकर हम कल की क्लास में, मतलब परसों की क्लास में आई मीन, हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की जो क्लास है इस क्लास को दीजिए साथ। ठीक है,
किसी का कोई डाउट रह जाता है आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अपना अध्ययन जरूर अपना बनाए रखें, क्योंकि जो बच्चे इनका पीजीटी का एग्जामिनेशन वगैरह है या जो नेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के साथ मैं आपको क्लास अभी करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक पूरी तरह से कंप्लीट कंडक्ट हो पाना मुश्किल है। तो इसलिए मुख्य मुख्य जो टॉपिक करा रहे हैं, कोशिश करिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम हल्के कर ले लेते हैं, हाँ ठीक है सर ये तो सुना हुआ सा है, ये ऐसे किया हुआ है, सुना हुआ तो ऑलमोस्ट सब कुछ है। अब क्वांटम फिजिक्स सुने हो, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम कल को जाकर पूरा टेलीफॉर्मेशंस वगैरह सब तुमको आ जाएगा सुनने से, ठीक है। तो विषय की थोड़ी गंभीरता को समझें। चलिए, तो आज की जो क्लास थी इस क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जो भी लोग एजुकेटर्स प्लस चैनल से नए जुड़ते हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो आज की इस क्लास के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।